मैंने एक डेड बॉडी तिहाड़ के गेट नंबर 3 के ठीक सामने रखी है। अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइकोपैथिक सीरियल किलर की जिसने 40 साल की उम्र में 40 खून किए थे। उसे आज तक यही लगता है कि उसने जो भी किया वो सही था और वो खुद को भगवत गीता के थ्रू डिफेंड करता है। वो कहता है कि भगवत गीता में भी ये लिखा गया है कि गलत इंसान को मारना कोई पाप नहीं है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो गलत होते हुए भी गलत नहीं होते। लॉयर्स अपनी क्लाइंट की ये सारी बात सुनकर सोच में पड़ गए, क्योंकि एक तरफ अक्यूज्ड क्रिमिनल गीता के बारे में बात कर रहा था और दूसरी तरफ उसी इंसान ने 40 लोगों को मौत के घाट उतारा था। इस आदमी का नाम है चंद्रकांत झा और लोग इसे द बुचर ऑफ दिल्ली के नाम से जानते हैं। ये सच में एक साइकोपैथ था, क्योंकि जिस कमरे में इसने इंसानों को मारा था वो उसी कमरे में बैठकर अपना खाना बनाता था और लाशों के सामने बैठकर खाता था। आइए जानते हैं चंद्रकांत झा की कहानी मेरी जुबानी। चंद्रकांत झा का जन्म 1967 घोसाई बिहार में हुआ था। चंद्रकांत झा की 2 बार शादी हुई थी। पहली बीवी को उसने 1 साल के अंदर ही छोड़ दिया था और दूसरी बीवी के साथ उसकी 5 बेटियां थी। इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब 20 अक्टूबर 2006 को तिहाड़ जेल में एक कॉल आया। कॉल में उस इंसान ने बताया कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर एक टोकरी में लाश रखी हुई है। ये सारी बातें सुनकर पुलिस हैरान और परेशान हो गई, क्योंकि तिहाड़ जेल जो दिल्ली का इतना जाना माना जेल है, उस जेल के बाहर एक लाश को रखना सिर्फ एक ऐसा इंसान कर सकता है जिसे किसी चीज का डर ना हो। जब बाहर जाके देखा गया तो उसी फुटपाथ पर एक टोकरी में लाश रखी हुई थी, जिसके नीचे एक लेटर था। उस लेटर में जुडिशियल सिस्टम को बहुत सारी गाली दी गई थी। अब कान खोलकर सारे दिल्ली पुलिस वाले सुन लो कि अब तक मैं नाजायज केस झेलता रहा, लेकिन अब हकीकत में मर्डर किया हूं। अगर इस मर्डर में तुम मुझे पकड़ सको तो पकड़ कर दिखाओ, तब मैं समझूंगा कि तुम सारे के सारे ऊपर से नीचे तक के स्टाफ अपनी असल माँ बाप की पैदाइश हो। तुम्हारे इंतजार में तुम्हारा बाप और तुम्हारा जीजा सीसी। जिस भी इंसान ने वो लाश रखी थी और जिस भी इंसान ने वो लेटर लिखा हुआ था, वो इंसान बहुत ज्यादा नाराज था विद द जुडिशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। वो उस लेटर से ये बताना चाहता था कि वो अपना काम कितने तरीके से और कितनी जिम्मेदारी से करता है, मगर पुलिस अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रही। इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई और सबसे पहले 28 अक्टूबर 2006 को आए हुए कॉल को ट्रेस किया गया। जब उस कॉल को ट्रेस किया गया तब पुलिस को पता चला कि वो कॉल एक एसटीडी बूथ से आया है। बूथ के बाहर तरकदारी करने वाले इंसान से जब पूछा गया तो उसने बताया कि उस दिन सिर्फ एक ही इंसान बूथ पर बात करने आया था, इसीलिए पुलिस ने उसका स्केच बनवा लिया। लेटर के कंटेंट से पुलिस को पता चला कि ये जिसने भी लिखा है उसे हिंदी ठीक से नहीं आती, और फोन पे सुने हुई एक्सेंट से उन्हें ये पता चला कि ये जो भी है इसका एक बिहारी एक्सेंट है। पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी जब 25 अप्रैल 2007 को फिर एक बार तिहाड़ जेल में पुलिस की फोन की घंटी बजी। उन्होंने वही बिहारी एक्सेंट सुना और उनका शक सही था। तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर उसी स्पॉट में एक लाश को रखा गया था। उस लाश की बॉडी को इतनी टाइटली बंद किया गया था कि कोई भी पुलिस ऑफिसर उसे खोल ही नहीं पाया। भीड़ में से एक इंसान सामने आया और अपनी चाकू की मदद से उस लाश को खोल दिया। इतने पुलिस ऑफिसर्स और इतने क्राउड होने के बावजूद द पर्सन हु अनरैप द बॉडी, जिस आदमी ने उस बॉडी को खोलने में मदद की थी, वही खूनी था। ही वॉज द किलर हिमसेल्फ। बॉडी का टॉर्सो सिर्फ बिहार जेल में मिला और बाकी की बॉडी हजारे कोर्ट में मिली। पुलिस की एक स्पेशल यूनिट टीम बनाई गई टू इन्वेस्टिगेट दिस केस, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ये बात पता चल चुकी थी कि ये कोई साधारण मर्डरर नहीं है, बल्कि एक साइकोपैथिक सीरियल किलर है जिसे अपने काम पर बहुत गुरूर है। पुलिस के लिए ये केस सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि बॉडीज को आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा था। जो भी लाशें मिली थी उनका सर नहीं था, जिसके कारण पुलिस को कोई आइडिया नहीं था कि ये बॉडी किसकी है, इसकी जान क्यों और कहाँ ली गई है। अब पूरे दिल्ली में इस सीरियल किलर की तलाश शुरू हो चुकी थी। तभी पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 पर और एक सरकटी लाश और एक लेटर मिला है, और उस लेटर के अंदर पुलिस के लिए कुछ लिखा गया है। किलर ने पुलिस को कहा कि उसको पकड़ने के लिए वो एक बहुत बड़ा इनाम रखे, बिकॉज ही वॉज प्राउड ऑफ वॉट ही वॉज डूइंग। किलर ने पुलिस को ये तक बताया कि वो 7-8 सालों से मर्डर करता आ रहा है, और जब भी वो मर्डर नहीं करता तो उसका दिमाग खराब हो जाता है।
किलर की इस बात से पता चलता है कि उसमें साइकोपैथिक ट्रेट थे, मगर अब डर भी था कि अगर वो सच में एक साइकोपैथ है तो वो अपना यही पैटर्न फॉलो करेगा और भी लोगों को मौत के घाट उतारेगा। पुलिस के ऊपर इस केस का बहुत प्रेशर आ रहा था। तभी उन्हें याद आया कि 1998 में भी ऐसा ही एक केस हुआ था, जब तिहाड़ जेल के बाहर एक सरकटी लाश मिली थी और बाकी के बॉडी पार्ट्स हर जगह फैलाए गए थे। इस केस में एक सस्पेक्ट को अरेस्ट भी किया गया था, लेकिन कम सबूतों के कारण ये केस सिर्फ 3 साल तक चला और मजबूरन इस केस को बंद करना पड़ा। पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई तो उन्हें अपने सोर्सेज से पता चला कि आजाद नगर में इसी हुलिये का इंसान एक क्लिनिक में रेगुलरली विजिट करता है। पुलिस की टीम नरेंद्र पहलवान की लीडरशिप में आगे बढ़ रही थी एंड द वेरी नेक्स्ट डे दे रीच द डॉक्टर्स ऑफिस और वहां इंक्वायरी करते वक्त ही उस सीरियल किलर का कॉल आया टू द डॉक्टर टू फिक्स एन अपॉइंटमेंट फॉर द वेरी नेक्स्ट डे। डॉक्टर को पूछने के बाद ये पता चला कि उस इंसान का नाम है चंद्रकांत झा और उसकी 5 बेटी की डिलीवरी इसी डॉक्टर ने की है। डॉक्टर से पता चला कि चंद्रकांत झा ने उसके ब्रदर इन लॉ को भी मारने की कोशिश की थी। पुलिस ने डॉक्टर के ब्रदर इन लॉ से पूछताछ की तो उन्हें ये पता चला कि चंद्रकांत झा के पास एक मोटर कार्ट है जिस पर वो सब्जियां बेचता है। इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर पुलिस ने चंद्रकांत झा के घर को ढूंढ लिया और कुछ ही घंटों में दिल्ली का सबसे खतरनाक सीरियल किलर पुलिस के पकड़ में आ गया। चंद्रकांत झा के चेहरे पर कोई भी गिल्ट नहीं था। उसने पुलिस से कहा कि वो उन्हें सब कुछ सच सच बताएगा अगर वो उसे धमकाएंगे या मारेंगे नहीं। चंद्रकांत झा ने अपना नाम बताया और कहा कि वो अपनी 5 बेटियों के साथ दिल्ली में रहता था, लेकिन अपने सीरियल किलर के प्रोफेशन को सीरियसली लेते हुए उसने हैदरपुर में एक घर ले लिया था। चंद्रकांत झा के सीरियल किलर बनने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी और वो वजह ये थी कि उसके साथ दिल्ली में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया गया था, जिसके चलते वो सीरियल किलर बना। उसने दिल्ली आकर सबसे पहले सब्जी मंडी में काम करना शुरू कर दिया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक रात चंद्रकांत ने एक गुंडे के खिलाफ आवाज उठाई क्योंकि वो गुंडा एक इनोसेंट इंसान को मार रहा था। लेकिन अपनी आवाज उठाने के बाद उस गुंडे ने चंद्रकांत को इतना मारा कि चंद्रकांत अधमरी हालत में हो गया। उसने अपने आप को संभाला और अपने आप को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद उसको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई कि पावरफुल होना ही सबसे बड़ी बात है। रिकवर होने के बाद चंद्रकांत ने मार्शल आर्ट सीखा। जिस रात उस गुंडे ने उसे मारा था उसी रात चंद्रकांत ने ये तय कर लिया था कि इसके बाद वो किसी और को अपने ऊपर हक जमाने नहीं देगा। चंद्रकांत जिस जगह पर काम करता था वहाँ के यूनियन लीडर के साथ उसकी एक वायलेंट हिस्ट्री थी। वहाँ के यूनियन लीडर्स वहाँ के लेबरर्स से एक सर्टेन अमाउंट लिया करते थे, पर चंद्रकांत को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि ये उसकी मेहनत की कमाई थी। एक बार चंद्रकांत ने उस यूनियन लीडर को पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण उन दोनों में हाथापाई हुई। उसी हाथापाई के बीच यूनियन लीडर के हाथ में एक कट लग गया। चंद्रकांत को अरेस्ट कर लिया गया। उसकी बीवी तक को भी अरेस्ट कर लिया गया, जिसका इस केस से कुछ भी लेना देना नहीं था। चंद्रकांत झा के साथ जेल में बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। कभी कभी उसे नंगा किया जाता था और कभी कभी तो उसे बहुत कम खाना दिया जाता था। चंद्रकांत झा ने जेल से निकलते ही उस यूनियन लीडर पंडित को अपना पहला शिकार बनाया। 1998 में तिहाड़ जेल के सामने जो बॉडी मिली थी वो इसी यूनियन लीडर की थी और तब से ही सीरियल किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ। चंद्रकांत ने 2003 में उमेश और शेखर नाम के आदमी का कत्ल किया। 2006 और 7 में उसने वही पैटर्न फॉलो किया। आज तक पुलिस को उन तीनों के मर्डर्स के एविडेंस नहीं मिले। उन्हें रीसेंट मर्डर्स के एविडेंस तब मिले जब चंद्रकांत ने उनसे कहा कि सर कटी लाशों का सर उसने यमुना नदी में फेंक दिया है। उसके हिसाब से वो उन्हें उनकी गुनाहों की सजा दे रहा था और उनका पाप धोने के लिए उनका सर वो यमुना नदी में फेंक देता था। चंद्रकांत झा बिहार के घोसाई गांव में रहता था और वहाँ के लोग उसे बहुत ज्यादा डरते थे क्योंकि वो एक बहुत झगड़ालू और मारपीट करने वाला इंसान था। चंद्रकांत छोटी से छोटी बात पर ट्रिगर हो जाता था। कोई उससे झूठ बोले ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। चंद्रकांत का मर्डर करने का तरीका बहुत ही अजीब और अलग था। वो अपने विक्टिम से पहले दोस्ती करता था, उन्हें नौकरी दिलाने में मदद करता था और उन्हें अपने घर में रहने की जगह तक देता था। बट दीज सो कॉल्ड फ्रेंड्स वर जस्ट वन मिस्टेक अवे फ्रॉम गेटिंग मर्डर्ड। चंद्रकांत झा के गांव के भिड़ू जाधव भी इस ट्रैप में फंस गए थे। When भिड़ू जाधव was brought in चंद्रकांत's house to commit the murder ritual, उन्होंने ये देखा कि वहाँ पर 2 लोग बहुत हेल्पलेसली बंधे हुए हैं। लेकिन भिड़ू जाधव ने होशियारी दिखाकर ना ही अपनी जान बचाई बल्कि उन दोनों की भी जान बचाई, जिसमें से एक था अनिल मंडल, जिसने चंद्रकांत के कमरे से उसका कैमरा ले लिया था। ये वही कैमरा था जिसमें चंद्रकांत ने उनकी फोटोज खींची थी। अपनी कहानी बताते वक्त चंद्रकांत के चेहरे पर कोई भी रिग्रेट नहीं था।
चंद्रकांत का ये कहना था कि उसकी माँ उसके प्रति बहुत इग्नोरेंट थी और हमेशा उसकी आवाज दबाई जाती थी। एंड आफ्टर कमिंग टू दिल्ली, चंद्रकांत के साथ फिर से कुछ ऐसा ही इंसिडेंट हुआ विच मेड हिम फ्रॉम वायलेंट पर्सन इनटू अ बुचर। चंद्रकांत ने 40 खून किए थे, मगर सबूत सिर्फ 3 खून के मिले थे और उसी सबूत के आधार पर उसे मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बदलकर आजीवन कारावास कर दिया गया। इसी के साथ चंद्रकांत की ये साइकोपैथिक सीरियल किलर की कहानी खत्म हो गई। मैं उम्मीद करती हूँ कि चंद्रकांत झा की साइकोपैथिक सीरियल किलर कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्राइम स्टोरीज, क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज या सीरियल किलर डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड